हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। टुडे इज 8th ऑफ दिसंबर 2016 और आज के द हिंदू एडिटोरियल में हम चल रहे हैं आज के आर्टिकल को डिस्कस करने। सबसे पहले हम देख लें कि कौन कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। तो ये जो आर्टिकल है आरबीआई से रिलेटेड है। ये आर्टिकल जो है चोरम्मा स्वामी के से रिलेटेड है, जिनका कल निधन हो चुका है। ये आर्टिकल जो है तमिलनाडु के पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये आर्टिकल्स जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 2013 में, दिसंबर 2013 में, एलजीबीटी के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड है। इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ये जो है यूरोपियन पॉलिटिक्स के ऊपर है, तो इसको भी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ये डिमोनेटाइजेशन के ऊपर है, तो इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं आज के पहले आर्टिकल पर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज बिग सरप्राइज। कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी फिफ्थ बाई मंथली पॉलिसी जो उसको रिलीज किया है, तो और उसमें सबसे बड़ा सरप्राइजिंगली एक था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी भी रेट को चेंज नहीं किया है। एक बार हम सारे रेट को एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पॉलिसी रेपो रेट है, जिसे हम रेपो रेट ही बोलते हैं, 6.25 है। रिवर्स रेपो रेट है जो कि 5.75 है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 6.75% है। बैंक रेट है जो 6.75% है। जो CRR है वो 4% है। SLR है जो 20.75% है। ओके फ्रेंड, रिजर्व बैंक ने किसी भी रेट में चेंज इसलिए नहीं किया है क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के साथ साथ कुछ ग्लोबल फैक्टर हैं, जैसे कि यूएस की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ के इंटरेस्ट हाई है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस राइज होने की वजह से भी इस रुपए जो वीक हो रहा है, और डिमोनेटाइजेशन की वजह से डोमेस्टिक इन्फ्लेशन हो सकता है, और प्राइसेस की स्टेबिलिटी चाहिए, जिस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। और जब से यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, तब से डॉलर के कंपेरेटिवली रुपए या फिर अदर करेंसी हमेशा रेगुलरली वीक होते जा रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्टेबिलिटी के लिए स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत है। और जो भी क्रूड ऑयल एंड इंपोर्ट होता है वो डॉलर में होता है, बट डोमेस्टिक फ्रंट पर हमें एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, जिस वजह से किसी भी प्राइस पर, किसी भी रेट पर चेंज नहीं किया गया है। जैसे हमारे जो बेसिक नीड्स भी है, फूड्स एंड फ्यूल की बातों को हटा दे तो सबसे बड़ी चिंता की बात होती है वोलेटाइल एनर्जी कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मार्केट में डिस्टर्बेंस, जो कि आरबीआई ने एंड ऑफ मार्च में टारगेट रखा है कि रिटेल मार्केट में 5% की इन्फ्लेशन को अचीव करना है। तो अगर इस रेट में वो चेंज करते हैं तो इस टारगेट को अचीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। बस आरबीआई ने एक पॉलिसी अपनाया है वेट एंड वॉच की, और जैसे कि 86% ऑफ करेंसी जो है वो डिमोनेटाइज कर दिया गया है, और बैंक के पास काफ़ी हाई अमाउंट में लिक्विड कैश अवेलेबल है। और इस बार की जो 2016 एंड 17 में ग्रॉस वैल्यू एडेड टारगेट रखा गया है 50 बेसिस पॉइंट के ग्रोथ का, 7 से 7.1%। डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट से जो फिजिकल ग्रोथ में कमी आई है, इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं किया, जिस वजह से सभी को सरप्राइज लगा। अब अगला आर्टिकल जो है चोरम्मा स्वामी के ऊपर डिपेंडेंट है, जिनका कल निधन हो गया है। 5 अक्टूबर 1934 को इनका जन्म हुआ था और कल ही निधन हुआ है। ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। ये इंडियन एक्टर भी थे, कॉमेडियन, कैरेक्टर एक्टर, एडिटर, पॉलिटिकल सैटिरिस्ट, प्ले राइट एंड डायलॉग राइटर, फिल्म डायरेक्टर, लॉयर भी तमिलनाडु में रह चुके हैं। वे मेनली याद किए जाते हैं 1968 में मोहम्मद बिन तुगलक एक प्ले राइट किए थे, और जब इंदिरा गांधी के शासन में जब इमरजेंसी लगा था तो वो उनका एक तुगलक मैगजीन आती थी, उसके एडिटर ये थे। इन दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा याद किया जाते हैं।
जो हैं वो मिडिल क्लास या प्रॉब्लम को हमेशा हाईलाइट किए हैं, और वे पॉलिटिक्स के प्रति काफ़ी लॉयल रहे हैं। वो मिडिल क्लास फैमिली की जो भी नीड्स है उसको हमेशा हाईलाइट करते रहे हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर। उनका पॉलिटिकल व्यू बस यही था कि हाँ, सेंट्रल में जो है गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो। वे जो लिबरल टाइगर ऑफ तमिल एलम जो है लिट्टे, उसके बहुत ज़्यादा आलोचक थे वे, उससे काफ़ी ज़्यादा हेट करते थे। आज उनकी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्यू, लॉयल्टी, साउंड ऑफ मिडिल क्लास फैमिली, उनके कॉमेडी कमेंट्स, एडिटोरियल, इन्हीं सभी इन सबको कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे हमेशा स्मृतियों में बने रहेंगे, हमेशा याद किए जाएंगे ये। ओके फ्रेंड, जो अगला आर्टिकल है, इस आर्टिकल में फ्रेंड्स द कॉन्टिनेंटल शिफ्ट में जो यूरोप की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है, उसमें ये बताया गया कि वहाँ के जो वोटर्स हैं वो भी चेंज चाहते हैं। वो यूरोप में एक राइट विंग की सर्च में है। जैसे कि जर्मनी में, सबसे पहले मैं बता दूं, यूरोपियन यूनियन जो है वो 27 कंट्री का एक यूनियन है, जिसमें जर्मनी, डच, फ्रेंच, इटली से भी आते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो जर्मनी में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं अगले साल फेब में 2017 में। डच में भी जनरल इलेक्शन होने वाले हैं अप्रैल 2017 में। फ्रेंच में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं मई 2017 में। इटली में भी इलेक्शन हो सकते हैं। इस आर्टिकल में यूरोप के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी जो इलेक्शन होने वाले हैं 2017 में, तो इन सभी प्लेस के बारे में जानना ज़रूरी है हमें। तो यूरोप के लिए ये साल काफ़ी माइंड ब्लॉगिंग रहा है। जैसे कि ब्रिटेन ने यूरोप से यूरोपियन यूनियन के अंदर था, वो एग्जिट हो गया, जिसे ब्रेक्जिट बोलते हैं अपन हम। और यूरोप में जो इमिग्रेंट हैं वो अपने राइट के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है कि यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री हुई है उसका रिजल्ट है। और यूरोप में भी एक राइट विंग की गवर्नमेंट चाहिए, वहाँ की इमिग्रेंट चाह रहे हैं। और इस आर्टिकल में जो यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ के जो लीडर हैं उस स्लोगन के बारे में बताया गया है कि हाँ वो क्या चाहते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे यूरोप में मेनली टू पार्टी मेजोरिटी में डिवाइड होते जा रही है, और जिस वजह से वो आगे भी बढ़ रहे हैं, जिस वजह से डिसीजन लेने में और कम्प्लेक्सिटी होती जा रही है। और अभी जो कुछ दिन पहले ऑस्ट्रिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को फिर से कराया गया है, जिसमें अलेक्जेंडर वांडर वेलन की विक्ट्री हुई है। वो जीते हैं, काफ़ी कम डिफरेंस से जीते हैं वे। और जो वांडर वेलन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं प्रो रिफ्यूजी के। और इटली के वोटर ने रेफरेंडम के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज को रिजेक्ट कर दिया है, जिससे वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पॉलिटिकल कैरियर दांव पर लगी है। और इसी रेफरेंडम की वजह से इटली में फिर से इलेक्शन हो सकता है 2017 में। और जो वहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं वो बजट पेश होने तक वो अपने पोजीशन पर बने रहेंगे। और इटली के रेफरेंडम को इटली के बाहर से भी सपोर्ट मिला है, और इससे यूरोप में पॉलिटिकल कंडीशन जो है और भी अनबैलेंस हो गई है। ऑस्ट्रिया में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है उसको पॉइंट में देखते हुए यूरोप को भी एक यूरोपियन राइट को भी नेशनल लेवल पर पावर में आना चाहिए। बट यूरोप में जो डेवलप हो रहे हैं पार्टीज, उनके डिवीज़न को हाईलाइट करते हुए इसमें दिखाया गया है कि हाँ कैसे ऑस्ट्रिया इलेक्शन यूरोपियन यूनियन के मेंबर को रेफरेंडम कराने के लिए सजेस्ट करता है। और वैसे भी इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब का रिजल्ट 2017 के स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। क्योंकि जर्मनी में जो इलेक्शन फेब में ही होने वाले हैं, और डच में अप्रैल में, फ्रेंच में मार्च में, और इटली में भी हो सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ में। तो यूएस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद यूरोप में भी ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि हाँ कौन सा पार्टी पोजीशन गवर्नमेंट में आ सकता है और कौन सा नहीं आ सकता। क्योंकि ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है कि हाँ किसी को सजेस्ट किया जाता है और वो नहीं आते हैं।
और जो अचानक से जैसे डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री हो गई, तो ये काफ़ी मुश्किल है कि यूरोप में अपन डिसाइड कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है, 3 years आफ्टर द कौशल जजमेंट, ये जो आर्टिकल है चिंतन चंद्रचूड़ के द्वारा आर्टिकल है, जो 2 साल पहले भी इसी टॉपिक पर वो आर्टिकल लिख चुके हैं। और मेनली ये जो आर्टिकल है 11 दिसंबर 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट ने LGBT के ऊपर एक काफ़ी क्रिटिसाइज जजमेंट दिया था, और उसी के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले LGBT का मतलब जान लीजिए। LGBT का मतलब होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, जिसे आज गवर्नमेंट ने थर्ड जेंडर के कैटेगरी में रख दिया है। और LGBT जो वर्ड है फर्स्ट टाइम 1990 में आया था। जो LGBT है वो फर्स्ट टाइम 1990 में आया था। और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट क्यों क्रिटिसाइज हुई थी, क्योंकि उन्होंने जो LGBT कम्युनिटी है उनको ये बोल दिया था कि आप काफ़ी मामूली माइनॉरिटीज हैं और कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी प्रोटेक्शन करे, आपके राइट के लिए वो सुने। तो ये काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ था कि हाँ वो उन्होंने ऐसा कैसे किया। बट इस जजमेंट के बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म हुए कि क्या ये कलेक्टिव व्यू है जुडिशरी की। बट फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी केस में ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर की तरह ट्रीट किया जाएगा और वे सभी पब्लिक सर्विस एक्सेस करेंगे। आज ट्रांसजेंडर को ऑप्शन मिलता है रेलवे रिजर्वेशन, ट्रांसजेंडर का ऑप्शन रेलवे रिजर्वेशन में मिलता है, जैसे मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर वो भी मिलता है, पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म में मिलता है, राशन कार्ड फिल करने में एक्सेट्रा में उनके ऑप्शन मिलते हैं। और वे इंडिया में काफ़ी अच्छे से रह सकते हैं और सारे पब्लिक सर्विस एक्सेस कर सकते हैं। कौशल जजमेंट के बाद बहुत सारे जो अपील फाइल हुए कोर्ट्स में, क्लेमिंग फॉर देयर रिफ्यूजी एंड प्रोटेक्टिंग फॉर देयर राइट, कि हाँ वो अपने राइट के लिए लड़ रहे थे। कुछ केसेस ऐसे हैं इसमें कि इन्होंने बताया है कि जैसे ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में थर्ड जेंडर को इंडिया आने के लिए एयरपोर्ट पर रिपोर्ट नहीं होने दिया क्योंकि उनके बिहेवियर में चेंज थे। तो वो अपील किए कोर्ट में कि हाँ उनके बिहेवियर में कि वो ट्रांसजेंडर हैं, थर्ड जेंडर हैं, तो जिस वजह से वो अपने राइट के लिए लड़े, उनको सेक्सुअली हरास न किया जाए, ये दिस दैट। और यहाँ तक कि दूसरी ओर एक ब्रिटिश कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है कि जो लेस्बियन होते हैं वो मोर एजुकेटेड होते हैं, वो विदाउट एनी फैमिली सपोर्ट। वहीं इंडिया में आज LGBT को काफ़ी एक्सेप्ट किया जाता है, इंडियन एटीट्यूड चेंज हो रहा है LGBT को लेकर। वैसे बस इन जो राइटर हैं वो ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपने जजमेंट पर सोचना चाहिए कि हाँ ये ह्यूमन राइट को लेकर क्या है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया था वो काफ़ी क्रिटिसाइज हुए थे, तो उन सभी पॉइंट को सोचना चाहिए था डिसीजन देने से पहले। ओके फ्रेंड, आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ गुड डे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, सो काइंडली लाइक दिस videos and subscribe this channel. Okay, thanks.